हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ के फिज़िकल के रिगार्डिंग। आप लोगों ने एसएससी सीपीओ 2022 का एग्ज़ाम अभी दिया होगा और इस बार वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी हैं, 4300 के आसपास। तो अच्छे चांसेस हैं, अगर आप फिज़िकल क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपके फाइनल मेरिट में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फ़िज़िकल में काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं। अगर इस बार तकरीबन 3 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए हैं टीयर 1 में। 50,000 बच्चे अगर क्वालिफाई होते हैं, और सीपीओ में कंपटीशन काफ़ी कम रहता है बाकी एसएससी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में, तो एक इजी एग्ज़ाम होता है, क्रैक करना आसान होता है। तो अगर फिज़िकल में 50,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं फ़िज़िकल के लिए, तो आप देखेंगे कि फ़िज़िकल अपीयर होने वाले बच्चे ही काफ़ी कम होंगे, 25,000 के आसपास, और उस 25,000 में से भी तकरीबन 10,000 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। ठीक है, 10,000 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10,000 से कम ही रहेगा नंबर, या 10,000 के आसपास रहेगा इस बार। और उस 10,000 में से फिर टीयर जो 3 होता है इंग्लिश का पेपर, मतलब टीयर 2, उसमें तकरीबन सभी बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ ही बच्चे बाहर होते हैं इंग्लिश के पेपर के बाद। ठीक है, कट ऑफ बहुत कम रहती है उसके बाद भी। तो 10,000 भी अगर होता है तो 7-8 हज़ार बच्चे रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद कुछ बच्चे मेडिकल में बाहर होते हैं, जिनको बाहर होना ही होता है। कुछ बच्चे अपीयर नहीं होते हैं, उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, और हर कोई फोर्स की नौकरी चाहता भी नहीं है, तो काफ़ी सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी कम रह जाता है लास्ट तक, और आपके बहुत अच्छे चांस हैं कि आप एसएससी सीपीओ में सेलेक्ट हो पाएँ, अगर आप अपीयर होते हैं और फिज़िकल अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे। इस वीडियो में मैं अपना एसएससी सीपीओ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। इसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें तो, जिसमें मैं कुछ टिप्स दूंगा जो कि मैंने फॉलो की थी एसएससी सीपीओ के लिए, और आप भी वही फॉलो करके अपना फ़िज़िकल निकाल सकते हैं। तो मेरा फ़िज़िकल जो हुआ था वो हरिद्वार के पास सीआईएसएफ का एक सेंटर है, जो बीएचईएल की वहाँ पर यूनिट है। वहाँ पर सीआईएसएफ का एक कैंप है जो उस यूनिट को, बीएचईएल को प्रोटेक्ट करता है। वहाँ पर मेरा फ़िज़िकल हुआ था। तो स्टोरी ऐसी रही कि जो मेरा फ़िज़िकल था और जो सीजीएल का एग्ज़ाम था, उसकी डेट क्लैश कर रही थी। तो मैंने अपनी जो उसकी फ़िज़िकल की डेट थी वो चेंज करवाई थी, क्योंकि ये इशू बहुत सारे बच्चों के साथ आ रहा था। ठीक है, तो मैंने अपना जो फ़िज़िकल था वो 13 के बदले 16 को दिया, शिफ्ट करा के। तो 16 की दिन को मैं फ़िज़िकल देने पहुंच गया था, दिन के टाइम पे। काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे, और भी आपको दिख जाएंगे। अगर आपको सेंटर जहाँ पर दिया होगा आप जाएंगे तो आपको उसके सेंटर के आसपास काफ़ी सारे बच्चे फ़िज़िकल वाले दिखेंगे। तो फिज़िकल देने में गया, वहाँ पर कई सारे एक्स सर्विसमैन भी आए थे। एक्स सर्विसमैन को फिज़िकल माफ़ होता है कम्प्लीटली, ठीक है, उनका फिज़िकल नहीं होता है उनको, लेकिन आना होता है, वहाँ पर अटेंडेंस देनी होती है। बाकी उनका चेस्ट वेट मेजरमेंट होता है, जो मेजरमेंट होता है पीएसटी कहते हैं, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और आपका जो होगा वो फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो हम पहुँच गए वहाँ पर। आपको अपने रहने का अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, हमने एक वहाँ पर पास में ही होटल था जो कि बंक बेड्स होते हैं, वो देखे। 2 दिन मैं जल्दी पहुँच गया था, तो हम 2 दिन तकरीबन वहीं रुके। 2 दिन रुकने के बाद अगले दिन, तीसरे दिन हमारा फिज़िकल था। तो इसमें आपको मालूम होगा एसएससी सीपीओ में सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो 1600 मीटर की रेस होती है, जिसको आपने 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अब वहाँ पर आपको 6.5 मिनट कंप्लीट मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा, जैसे कई लोगों में भ्रम होता है कि आर्मी की तरह ही होता होगा, क्या मालूम, कि 5.5 मिनट में ही कहीं पर ही टाइम दिया है 5:45 और 5:30 में ही जो बैच ओवर कर दे रहे हैं, या 5:15 में ही बंद कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको 6.5 मिनट कंप्लीट मिलेंगे। तो मेरा जो टाइम आता था लास्ट टाइम जब मैं दौड़ा था, तो भी मेरा टाइम 7 मिनट आया था। मतलब 7 मिनट से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 6.5 मिनट में रेस कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, जब मैंने एक्चुअल रेस की उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अंदर मैंने अपनी रेस कंप्लीट कर ली। और 6.5 मिनट से पहले 6 मिनट में मैंने अपनी रेस कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, 1600 मीटर रेस मैंने अपनी 6 मिनट में कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि 6 मिनट के बाद वो गिनती शुरू करते हैं। जैसे आपके 6 मिनट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4, या 30 से शुरू करते हैं, 30 से उल्टी गिनती, कि आपके इतने सेकंड बचे हुए हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, वैसे ही, मतलब जैसे ही मैंने वो रस्सी क्रॉस की, वैसे ही उन्होंने गिनती शुरू की, तो मैं समझ गया कि मेरा 6 मिनट के आसपास जो है रेस कंप्लीट हो गई थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसमें, रेस में, वो ये होता है कि आपका माइंड जो है वो मेकअप बढ़िया होना चाहिए आपके। जैसे कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप मन से स्ट्रांग है, आपने सोच रखा है कि आप रेस कंप्लीट आपने करनी है, तो आप कर लेंगे। ठीक है, एस एस सी पी ओ में रेस में तकरीबन 20 बच्चों को दौड़ाया जाता है। 20-20 के बैचेस बनते हैं, और काफ़ी लीनियंट माहौल रहता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको
मतलब भगदड़ मची है, आपको भेड़ चाल की तरह दौड़ा दे रहे हैं, आपके आराम से मतलब वहाँ पर आपको काम किया जाएगा, लाइन लगेगी, ठीक है, 20 बच्चे लगेंगे लाइन पे और उसके बाद दौड़ाएंगे। तो जब आप ग्रुप में दौड़ते हैं तो दौड़ना आसान होता है, ग्रुप के बाकी बच्चों को देख के भी आप दौड़ लेते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आता है। तो रेस कंप्लीट करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, मुश्किल रहा मतलब क्योंकि मैंने कभी इससे पहले की नहीं थी, लेकिन बाकी बच्चों के साथ मैं दौड़ते रहा। जो होता है वहाँ वहाँ क्या होता है कि आपके अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे कि आप 20 बच्चे दौड़ना शुरू करेंगे तो कुछ देर बाद आपके कुछ ग्रुप्स बन जाएंगे, जैसे कि पहला ग्रुप जो तेज़ दौड़ेगा, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और लास्ट ग्रुप। लास्ट ग्रुप के चांस बहुत कम होते हैं कि वो रेस क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है, लास्ट ग्रुप वाले बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। और फर्स्ट ग्रुप में तो आना ही आना है, फर्स्ट ग्रुप को क्वालिफाई होना ही होता है। अब सेकंड ग्रुप जो होता है वो डिपेंड करता है बच्चों पे कि बच्चे कितने अच्छे हैं, ठीक है। सेकंड ग्रुप भी जनरली जो है वो रेस को कंप्लीट कर लेता है टाइम के आसपास, और थर्ड ग्रुप जो है उसका थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ रहता है कि वो अंदर जा भी सकता है, नहीं जा सकता। तो इस तरीके से 3-4 ग्रुप्स बन जाते हैं रेस स्टार्ट होने के बाद। तो टेक्निक जो है सांस लेने की कैसे लेना है वो मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बीच में मुझे कैसा जो फील हुआ, कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा। तो 1600 मीटर रेस मैंने अपनी 6 मिनट में कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद आपकी तुरंत कराई जाएगी स्प्रिंट, तुरंत नहीं, आपको टाइम मिलेगा थोड़ा रेस्ट करने का, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक इवेंट होगा। उसके बाद आपकी 100 मीटर की रेस होती है। अब आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको लगेगा कि 100 मीटर है मैं तो कर लूँगा आराम से, लेकिन 100 मीटर में भी मेरे यहाँ 2 बच्चे बाहर हुए, ठीक है। 100 मीटर सुनने में आसान लग रहा है, 16 सेकंड आपको मिलते हैं, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि तुरंत उससे पहले आपने 1600 मीटर की रेस की होती है, तो आप काफ़ी थक जाते हैं और आपका स्टेमिना जो है वो लूज़ हो चुका होता है, ठीक है, जितनी भी आपकी एनर्जी होती है वो सब लूज़ हो जाती है, आपके पाँव थक जाते हैं, तो वो 100 मीटर स्प्रिंट करना भी आपको बहुत मुश्किल लगता है। और 2 बच्चे मैंने बताया मेरे जो ग्रुप था उसमें बाहर हुए थे स्प्रिंट में। स्प्रिंट में आपको दूसरा चांस भी नहीं मिलता है, तो ऐसा मत सोचिएगा आपको दूसरा चांस मिलेगा। स्प्रिंट में आपको क्या करना है कि थोड़ा 1600 मीटर दौड़ने के बाद अगर आप केले वगैरह लेके जाएँ या कोई एनर्जी बूस्टर ड्रिंक लेके जाएँ वो ले लें, और थोड़ा रेस्ट कीजिए, काम कीजिए, पाँवों को हिलाइए, फिर 1600 मीटर रेस आप कीजिए। 16 सेकंड मिलते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका तीसरा टास्क जो होता है वो लॉन्ग जंप होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट की होती है। लॉन्ग जंप सबसे बढ़िया ये है कि आप लॉन्ग जंप पहली बार में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें। मेरा पहली बार में हो गया था, लेकिन कई सारे बच्चे थे उनका पहली बार में नहीं हुआ, अच्छे जंप करते थे, मतलब काफ़ी लंबे और उनको एक्सपीरियंस जंप का, लेकिन पहली बार में उनका फाउल हो गया। तो होता क्या है, अगर आपका पहली बार में नहीं होता है तो आप थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है कि यार इतने बच्चों से हो गया, मुझसे क्यों नहीं हुआ। तो दूसरी बार में लॉन्ग जंप क्या होगा कि आप नर्वस हो जाएंगे, और अगर दूसरी बार में आपका नहीं हुआ तो तीसरी बार में बहुत कम चांस होते हैं कि आप लॉन्ग जंप कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपके पाँव भी काँपने लगेंगे। अगर तीसरी बार तक आपकी बारी चली गई तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ट्राई ये करना है कि पहली बार में ही आप जो है अपनी लॉन्ग जंप को कंप्लीट कर लें। 12 फीट की होती है, आसान है, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। अगर आप पुलिस की भर्तियाँ देखेंगे तो उनमें 12 फीट जो होता है मिनिमम ही होता है, और 12 फीट तो लड़कियों का ही कुदवाया जाता है, लड़कों का उसके ऊपर ही होता है, 13 फीट, 14 फीट और 15-18 फीट। 12 फीट आसान है, आप थोड़ा तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हाई जंप की बात करते हैं। हाई जंप आपकी 4 फीट की होती है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होती है हर हाई जंप, लेकिन जो थोड़ा हट्टे कट्टे हैवी हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि इतना आसान नहीं होता हाई जंप 4 फीट कूदना भी। अगर आप फिट हैं, अगर आप मतलब ठीक ठाक हैं, एथलेटिक बॉडी आपकी है, तो आप कर लेंगे 4 फीट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप थोड़ा हेल्दी हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4 फीट की, ठीक है। तो वो भी आसान रहता है, मेरा पहली बार में हो गया था। और ट्राई करें कि पहली बार में ही कंप्लीट करें, दूसरी बार तक आप ये ना सोचें कि पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपका पहली बार नहीं भी होता है तो भी आप मोराल कम मत कीजिए, क्योंकि आपके 2 और चांसेस हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि एक चांस चला गया तो दूसरा चांस भी आपका ऐसे ही चला जाएगा नर्वसनेस में, और तीसरे चांस में होने के मैं बोल रहा हूँ कि चांस बहुत कम होते हैं, तीसरी बारी में बहुत कम लोगों का ही क्वालिफाई हो पाता है। तो आप पहली या दूसरी बारी में अपना क्वालिफाई करने का माइंड मेकअप कर लें और ये क्लियर है। लास्ट इवेंट जो होता है उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, एक गोला फेंक इवेंट होता है, शॉर्ट पुट जिसे कहते हैं। तो मुझे गोले का एग्जैक्ट वेट तो नहीं पता, लेकिन हल्का ही होता है, 4-5 किलो का होगा, और उसको आपको 14 फीट फेंकना होता है। बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, आप बहुत आसानी से ये हर हर कोई ये टास्क करता है, और इसके लिए आपको 3 चांस मिलते हैं, तो इसको करना बहुत आसान होता है। इस पूरे जो ये 5 इवेंट हैं, इन पूरे इस ग्रुप को कहते हैं पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो कि आपकी फिजिकल एंड्योरेंस को टेस्ट करते हैं कि आप फिजिकली कितना एंड्योर कर सकते हैं और कितनी आपकी कैपेबिलिटी है। देखते हैं कि आप ये जो टास्क हैं ये देखते हैं कि आप आर्म्ड फोर्सेस में आने के लिए फिज़िकली
फिट हैं, आपका उतना एप्टीट्यूड है नहीं है। इसके बाद बात करते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। ये टेस्ट बॉडी के मेजरमेंट के टेस्ट हैं। तो इसमें आपका कुछ है नहीं, मतलब आपकी स्टेमिना बढ़ाना या आप पे कुछ डिपेंड नहीं करता है। अगर आपकी हाइट कम है, मैं बता दूं 170 सेंटीमीटर हाइट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए चाहिए होती है। इसमें अगर आप हिल के कैंडिडेट तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को भी कुछ रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का, तो आप देख लीजिएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ही चाहिए। और वहाँ पर हाइट ऐसा नहीं है कि आपकी थोड़ा बहुत आपको हाइट देख के छोड़ देंगे, 170 चाहिए तो चाहिए। अगर आपका 0.1 सेंटीमीटर भी कम आता है तो भी आपको बाहर कर देंगे। वहाँ पर जो टेस्ट करने वाले जो ऑफिसर होते हैं वो डिप्टी कमांडेंट लेवल के होते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको बख्शेंगे नहीं। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपकी हाइट घर में 170 सेंटीमीटर आ रही है तो वहाँ आपकी हाइट 170 नहीं आएगी, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। घर में हम बहुत लीनियंटली हाइट नापते हैं, वहाँ पर हाइट बढ़ा ही मतलब आपका सर प्रेस करके नापा जाएगा, चप्पल खुलवा देते हैं और बालों को एकदम ऐसे दबा के आपकी हाइट नापी जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी हाइट 170 से ऊपर है 71 तो ही आप जाइएगा, वरना 170 में आपका जो है चांस जो है वो थोड़ा रिस्की रहेगा। उसके बाद बात करते हैं वेट की। वेट आपका मिनिमम ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो वेट आपका, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आपका 55 के आसपास होना चाहिए और फीमेल में 45 के आसपास होना चाहिए। वेट का मैंने बताया कोई क्राइटेरिया ऐसा फिक्स है नहीं। ठीक है, वेट कम होगा तो आप बोल देंगे कि आप वेट बढ़ा के आइएगा जब आप आएंगे मेडिकल वगैरह के टाइम। बाकी वेट वैसे ही रेगुलर प्रोसीजर है तो चेक करते हैं। उसके बाद जो अगला इवेंट होता है वो होता है चेस्ट मेजरमेंट, फॉर मेल्स के लिए होता है। तो जो आपकी चेस्ट का मेजरमेंट रहता है वो 80-85 रहता है, मतलब अनएक्सपेंडेड 80 और एक्सपेंड करने के बाद आपकी 85 हो जानी चाहिए चेस्ट। ठीक है, जब आप सांस लेते हैं ऐसे तो 85 आपकी चेस्ट हो जानी चाहिए। तो 80-85 आपका चेस्ट का मेजरमेंट रहता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी बाहर होते हैं, 2-4 बच्चे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा खासकर कि अगर आपकी चेस्ट वगैरह कम है, हाइट कम है, तो आप थोड़ा लटकना शुरू कर दीजिए, अंडे वंडे खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, भाई इतना ही हुआ था हमारा फिज़िकल का टास्क। मैंने जितना अपना एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। बाकी मैंने सुबह नाश्ता भी हल्का ही किया था उस दिन, केले वगैरह खाए थे। ज़्यादा नाश्ता भी आप मत कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, अगर आपकी डाइट थोड़ा आपने अच्छी खासी ले ली तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और बाकी सुबह फ्रेश होके नहा धो के आप जा सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा महसूस अगर आप नहा धो के जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप ज़रा फ्रेश रहेंगे और दौड़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अगर आप वहाँ सुस्त होकर जाएंगे तो दौड़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको नींद आएगी, और ठीक है तो मामला आपका गड़बड़ रहेगा। तो बस मेरा इतना ही एक्सपीरियंस था। अगली वीडियो में आपको कुछ टिप्स मैं दे दूंगा इसके रिगार्डिंग, मैं लिख के नोट करके बताऊंगा कि क्या क्या टिप्स थे जो मैंने फॉलो किए थे। ठीक है, तो यही है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। गुड लक, थैंक यू।